वेलकम टू बच्चा टेक। चलो तो अगले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था लॉ ऑफ रोटेशन और उसके बेसिस पर बड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन आप लोगों को हमने दिया था। एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करते, बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व किया है। आई अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स जिनका आंसर करेक्ट कि रॉन्ग है तो मैं उसका फैसला तो मैं आप करूंगा, लेकिन आप लोगों ने सॉल्व किया उसके लिए भी आपको मैं अप्रिशिएट करता हूं, बिकॉज जब तक हम ट्राई नहीं करते तब तक हम लोगों को कोई चीज नहीं आती। देखो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है सर हमारा जो वो वाला रूल है HS रो S HF रो F ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो बड़ा ऑब्वियस है कि वो रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन देने का उद्देश्य, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए देने का जो एम है वो यही है, ये समझाना कि लॉ ऑफ रोटेशन का ये वाला रूल हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, कहीं कहीं पे वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, चलो तो यहाँ वो अप्लाई नहीं होता सर, तो क्या करना पड़ेगा, तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझा देते हैं आपको, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं किस तरह से फिर अब ये सॉल्व होगा। तो देखो ये एक आइसबर्ग है ना, आइसबर्ग, इसके ऊपर टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं देखो अच्छे से देखना। इसके ऊपर ये ऑयल जो है ये एक अपथ्रस्ट लगाएगा केरोसिन ऑयल, ये वाटर जो है ये भी उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, यानी कि इसके ऊपर दो अपथ्रस्ट लगेंगे, एक केरोसिन ऑयल की वजह से एक वाटर की वजह से, है ना। तो दो अपथ्रस्ट दिखा देता हूं मैं, अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर एंड अपथ्रस्ट ड्यू टू केरोसिन ऑयल। ठीक है, अब ये दोनों इसको अपथ्रस्ट लगा रहे हैं, खुद क्या कर रहा है, खुद वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट दे रहे हैं, तो उसके वेट को ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं। यानी मैं ऐसे लिखूंगा कि वेट ऑफ आइस इज नथिंग बट इक्वल टू अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर प्लस अपथ्रस्ट ड्यू टू केरोसिन ऑयल। समझ में आ गया, इन दोनों का अपथ्रस्ट वेट को बैलेंस कर रहा है। वेट क्या होता है, मास ऑफ आइस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपथ्रस्ट का फार्मूला हम लोग सब जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इन वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, प्लस फिर से केरोसिन के लिए भी वैसे ही होगा, वॉल्यूम ऑफ केरोसिन ऑयल, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, मतलब केरोसिन ऑयल जितना डिस्प्लेस हो गया वो, इनटू डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल एंड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब जगह से हो गया कैंसिल। मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस, है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ केरोसिन ऑयल इनटू डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल। ठीक है, अब देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो वॉल्यूम मतलब होता है, वॉल्यूम किसी का भी वॉल्यूम हमको गिवन नहीं, तो वॉल्यूम मतलब होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, है ना, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ आइस तो हमको गिवन है, उसका कोई परेशानी नहीं है ना, डेंसिटी ऑफ आइस तो हमारे पास है, ये विच निकाल देता हूँ यहाँ से, है ना, डेंसिटी ऑफ आइस तो है हमारे पास, कितनी है 0.9। ठीक है, और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ आइस, एरिया ऑफ आइस A है ना, और हाइट, उसकी टोटल हाइट कितनी होगी, मान लेते हैं कि केरोसिन ऑयल में वो x है और आइस जो है वाटर में y है, तो उसकी टोटल हाइट कितनी हुई x प्लस y, है ना, x प्लस y इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट किसमें, वाटर में, वाटर में हाइट कितनी है y है, डेंसिटी कितनी है 1, डेंसिटी कितनी है 1, ठीक, प्लस 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 प्लस। ठीक है, एरिया फिर से वॉल्यूम मतलब एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितनी है x है, केरोसिन ऑयल में डेंसिटी कितनी 0.8, तो क्या हुआ, यहाँ का एरिया हो गया कैंसिल। अब क्या होगा, 0.9 मल्टीप्लाइड बाय x,
0.9x plus 0.9y is equal to y plus 0.8x। अब अगर हम इसको पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x plus 9y is equal to 10y plus 8x। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x is equal to y। इसका मतलब y upon x is equal to 1 upon 1। तो बहुत सारे लोगों का आंसर ए ऑप्शन आया था, जबकि इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। समझ में आया सबको कि कैसे? यहां पर देखो हमने हमारा कोई शॉर्टकट नहीं लगाया। हाइट ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज नथिंग बट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वो वाला शॉर्टकट हम लगा सकते थे, है ना, फ्लूइड फ्लोटेशन के सम, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के समझता। लेकिन एक सम ऐसा भी आपको करवा दिया जो यहां पर कहीं तो भी लॉ ऑफ फ्लोटेशन के उस शॉर्टकट पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता दूं, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर हमारा स्टैटिक फ्लूइड का जो स्टडी है वो खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। 4 पार्ट में ये चैप्टर होने वाला था सर, एक चैप्टर कितना बड़ा, एक ही पार्ट कितना बड़ा हो गया। देखो फ्लूइड डायनामिक्स को ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 लेक्चर लगते हैं, उसके बाद आ जाएगा सरफेस टेंशन वाला पार्ट, बड़ा अच्छा पार्ट है। चलो तो आज फ्लूइड डायनामिक्स को स्टार्ट करता हूं। फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स को समझते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए उसके बेसिस पे के उसके न्यूमेरिकल भी आपको समझाते रहे हैं हम। तो आप लोग अलग अलग पब्लिकेशन में से बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए और बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करके अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ पर कहीं तो भी इस सब्जेक्ट में मास्टरी कर लीजिए, क्योंकि कहीं तो भी जब एमसीक्यू आएगा, वो जेडब्ल्यू हो, वो एनडब्ल्यूटी हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमको किसी भी कीमत पर ऐसा ना हो कि हमने क्वेश्चन छोड़ दिया, हमको आया ही नहीं। आत्महत्या है अगर हम क्वेश्चन छोड़ देते थे। टॉपिक पढ़ा ही नहीं है और नहीं आया, बात अलग है। लेकिन अगर आपको टॉपिक आता है और फिर भी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया या आपने छोड़ दिया उसको, तो फिर रॉन्ग हो गया चल जाएगा एक बार, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो तो फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक जब शुरू किया था तब आपको बोला था आइडियल फ्लूइड मतलब क्या। याद करो आइडियल फ्लूइड किसको बोलते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड होता है जो इनकॉम्प्रेसिबल हो, यानी इनकॉम्प्रेसिबल मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, डेंसिटी डज नॉट चेंजेस, है ना, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती उसको इनकॉम्प्रेसिबल बोलते हैं। उसके बाद हमने बोला था नॉन विस्कस वो होते हैं जहां पे फ्रिक्शन 0 होता है, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स, जहां लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। जब स्टैटिक स्टार्ट किया तब आपको ये 2 कंडीशन समझाई गई थी और बोला था कि फ्लूइड स्टैटिक तभी अप्लाई होगा जब वो फ्लूइड आइडियल फ्लूइड हो। अब फ्लूइड डायनामिक्स मतलब हमें आइडियल फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ना है। आइडियल फ्लूइड फ्लो मतलब पानी बह रहा है, बहने वाले फ्लूइड के बारे में बात करनी है ना। तो आइडियल फ्लूइड फ्लो की 3 प्रॉपर्टीज होते हैं। पहले 2 तो वही होंगे क्योंकि आइडियल फ्लूइड है, पहले 2 तो वही होंगे। तीसरी बात होती है इररोटेशनल मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम नदी में देखते हैं तो बहुत सारी जगहों पे पानी ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, तो पानी में के ये जो गोल गोल घूमने वाले मतलब कौन से वाले, जो रोटेशनल मोशन से हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि वो इररोटेशनल है, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं वो 0 होनी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बहुत अच्छे। तो आइडियल फ्लूइड फ्लो के बारे में ये 3 बातें हम लोगों को याद रखनी है।
जहां ये तीन बातें होगी वहां पर ही हम उसको बोलेंगे कि वो आइडियल फ्लूइड फ्लो है। अब ये जो फ्लूइड फ्लो होता है, फ्लूइड फ्लो, इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं, दो मेन टाइप्स होते हैं। कौन से? एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, है ना? दो फ्लोज है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो कब बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो कब बोलेंगे और टर्बुलेंट फ्लो कब बोलेंगे, इन दोनों डेफिनेशंस को पहले समझ लो। हम फ्लो को तब स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन if velocity of fluid is less than critical velocity। जब फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो तब हम बोलेंगे कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। सवाल आता है क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब नहीं पता, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब नहीं पता, तो चलो यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या? देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ये वो वाली वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी के बाद, ये वो एक्सट्रीम वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी के बाद उसका फ्लो स्टेडी नहीं होता, स्टेडी नहीं रहेगा। इस वेलोसिटी के बाद वो स्टेडी नहीं रह पाएगा, हम उस समय पे उसको बोलेंगे कि ये कैसा फ्लो है, ये स्टेडी फ्लो है। क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल वो होता है जिसके नीचे वहां कहीं तो भी वो स्टेडी फ्लो नहीं बता पाता। सो दी certain limiting velocity of fluid below which the flow of liquid is below which the flow of liquid is steady। जब तक उसका फ्लो स्टेडी हो उस समय तक की जो वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है ना? नाम ही बता रहा है क्रिटिकल है मतलब उसके बाद गड़बड़ हो जाएगी, है ना? बोलते हैं बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई पेशेंट है बहुत क्रिटिकल है ना? बहुत क्रिटिकल है मतलब क्या है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी ये हमको समझ में आ गया। तो जब क्रिटिकल वेलोसिटी से फ्लूइड वेलोसिटी कम होती है तब स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है, और फ्लो इज टर्बुलेंट if velocity of fluid is more than क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी जब क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तब हम बोल सकते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो है। तो यहां कहीं तो भी एक बात हम लोग बड़े अच्छे से समझ ले, बहुत ध्यान से समझ लेंगे, वो ये होती है कि कहीं तो भी ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक और बात होती है कि हम टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो इसको डिफर करते हैं बाय रेनॉल्ड नंबर। बट रेनॉल्ड नंबर क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में। फिलहाल के लिए कुछ एक बेसिक डेफिनेशन हमारे दिमाग में हमारे आ गई। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में थोड़ा डिटेल बता देते हैं, है ना? स्ट्रीमलाइन के बारे में अभी टर्बुलेंट को 2 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं, स्ट्रीमलाइन के बारे में डिटेल ले लेते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्ट्रीमलाइन दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब अलग होता है और स्ट्रीमलाइन मतलब अलग होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब क्या और स्ट्रीमलाइन मतलब क्या, ये दोनों बातें हमको समझनी है। स्ट्रीमलाइन मतलब क्या? स्ट्रीमलाइन मतलब ये वो पाथ होता है
ये पाथ है। स्ट्रीमलाइन मतलब द पाथ ऑफ द पाथ व्हेन द पाथ ऑफ लिक्विड या फ्लूइड बोलो, फ्लूइड इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जरूर नहीं होता, कभी कभी कर्व भी हो सकता है ना, कर्व भी हो सकता है। मतलब पाथ ऑफ फ्लूइड इज स्ट्रेट, स्ट्रेट और कर्व, कर्व, कर्व है ना, विथ स्टेडी फ्लो, विथ स्टेडी, स्टेडी, स्टेडी फ्लो के साथ है ना। ये देखो, ये स्ट्रीमलाइन हो सकता है, ये भी स्ट्रीमलाइन हो सकता है, पानी ऐसे भी बह सकता है, पानी ऐसे भी बह सकता है, लेकिन स्ट्रीमलाइन मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो हमको समझ नहीं आया। चलो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। अब देखो, मान लो पाथ ऐसा है, ये पाथ है, मतलब स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन मतलब क्या होता है, उसने कैसे, कौन सा पाथ ट्रैवल किया, कर्व है या स्ट्रेट लाइन है, उसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। लेकिन स्टेडी, स्टेडी डायरेक्शन में, स्टेडी मतलब क्या होता है, तो ये वाला वर्ड बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो, मान लो यहां पर कोई एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v1 है, यहां पर दूसरा पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी v2, बट तीसरा पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v3। तो आने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर v1 ही होगी, यहां पर v2 ही होगी, यहां पर v3 होगी। आने वाला हर पार्टिकल, यहाँ v1 वेलोसिटी जाएगा, यहाँ v2 से, यहाँ से, तो कभी भी उसकी वेलोसिटी, मान लो यहाँ से v1 में आया, यहाँ से भी v1 से चला गया, तो गलत हो गया, तो फिर स्ट्रीमलाइन नहीं है। स्ट्रीमलाइन तब होगा जब हर जगह पर उसकी वेलोसिटी एक जैसी होगी। स्ट्रेट लाइन में भी होगा तो तीन अलग अलग पॉइंट पर उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी एक जैसी होनी चाहिए, मतलब ये तीनों एक दूसरे से इक्वल होनी चाहिए ऐसा नहीं है। लेकिन यहां से अगर एक वेलोसिटी, एक पार्टिकल v1 से गया तो दूसरा भी v1 ऐसे पार्टिकल्स जाते रहेंगे। और यहां पर v2 यहां पे v3 जाते रहेंगे, जितने भी पार्टिकल जा रहे हैं सब v3 वेलोसिटी जा रहे हैं इस पॉइंट पे से। तो हर पॉइंट पर जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब हम ऐसे फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम दिमाग में ले लेने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे दिमाग में हमें लर्न हो जानी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले और एक कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू भी हम लोग पहचान सकते हैं कि वो स्ट्रीमलाइन है या नहीं है ना। देखो, मान लो ये वेलोसिटी है ना, आप बोल रहे हो वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे है ना। ये v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी यही तरह है, v3 वेलोसिटी यही तरह है। जब पानी यहां से जा रहा है तो पानी कैसे जा रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन फ्लो की डायरेक्शन बता रही है। यहां वेलोसिटी कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो पानी भी सीधा जा रहा है। पानी मतलब कोई भी लिक्विड बोलो, फ्लूइड बोलो, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही लिक्विड की डायरेक्शन है। यहां वेलोसिटी देखो ऐसे, कर्व बताया तो ऐसे देखने को मिल रहा है, यहां तो वेलोसिटी ऐसी, यहां पर भी देखो वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, वेलोसिटी v3। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में यहां पर हमको फ्लो मिल रहा है। यानी कि अगर हम वेलोसिटी को 2 मिनट के लिए छोड़ दें तो ये सारे पॉइंट पर टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी अरे यार लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है ना, पता तो है हमको। तो लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, यानी यहां पर भी वेलोसिटी, यहां पर भी वेलोसिटी, यहां पर भी वेलोसिटी, लेकिन यहां पर सब हर पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमको फ्लो का मिल रहा है। सर शॉर्ट में बताओ क्या मतलब एग्जैक्टली आपका कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन बताता हूं, समझ। कंक्लूजन ये है कि अ टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट और एक ही थोड़ा ना ड्रॉ कर दिया, दी टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट अगर हम किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऑफ अ स्ट्रीमलाइन, ऑफ द स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब क्या होता है, पाथ है ना,
स्टेडी फ्लो का पाथ, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है। ऐसे पाथ के ऊपर के पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या देता है, वो हमारे वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है, फ्लो की डायरेक्शन देता है। तो हम यहां लिखेंगे कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन गिव्स द डायरेक्शन of velocity of the liquid at that उस पॉइंट पे के फ्लो की, उस पॉइंट पे के वेलोसिटी की जो है वो डायरेक्शन दे देता है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हमको समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बोलती है टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखोगे कि दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होते। अगर इंटरसेक्ट हो जाते तो मान लो ये ऐसा स्ट्रीमलाइन है, ये दूसरा स्ट्रीमलाइन है। पहली कैरेक्टरिस्टिक बोल रही है हर पॉइंट पे अगर हम लोग उसकी टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमको वेलोसिटी मिलती है। ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, वेलोसिटी मिल गई। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये वेलोसिटी मिल गई, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये वेलोसिटी मिल गई। ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये वेलोसिटी मिल गई, है ना। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये वेलोसिटी मिल गई। तो आप सोचो ना, सोचो इस पॉइंट को दो वेलोसिटी, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक ही पॉइंट पे दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है? ये पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए हम ऐसे बोलेंगे कि दो स्ट्रीमलाइंस, आइदर वो कर्व हो या वो स्ट्रेट लाइन हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इसीलिए हमने प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ो, टू स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। यहां पर वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। यहां के कितने भी पार्टिकल आएंगे ऐसे वेलोसिटी जैसी हो सब। और अच्छे से बताओ, ये देखो, मान लो कि ऐसा पाइप है, यहां पर बड़ा है, यहां पर छोटा है, लेकिन अगर ये पॉइंट पर आपने वेलोसिटी देख ली, ये पॉइंट पे वेलोसिटी देख ली, इस पॉइंट पे वेलोसिटी देख ली, तो इस लाइन में, ये स्ट्रीमलाइन हो गया ना, इस लाइन में ए पॉइंट पे से जाने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी v1 ही रहेगी। इस पे से जाने वाले हर पार्टिकल v2 होगी। इस पे से जाने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? v3 होगी। अलग-अलग हो सकती है, ये तीनों एक दूसरे की हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया यहां पर? ठीक है ना। एक और बात, एक और प्रॉपर्टी लिख देता हूं यहां पे। स्ट्रीमलाइंस which are closely spaced ऐसे स्ट्रीमलाइंस जो बहुत पास में, मान लो ये एक स्ट्रीमलाइन है, ये दूसरा स्ट्रीमलाइन है ना। यहाँ पर स्ट्रीमलाइन, एक काम करता हूँ, ऐसा नहीं होगा, स्ट्रीमलाइन ऐसे नहीं होगा, आपको थोड़ा अच्छे से समझाते हैं ना, थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं। ये देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ लो। इस स्ट्रीमलाइन देखो, देखने को मिल रहा है। अब मुझे यहां पर बताओ, ये स्ट्रीमलाइन है, ये वाला पूरी एक लाइन अलोंग द लाइन, पानी ऐसे जा रहा है, लिक्विड कोई भी चलेगा। अब यहाँ के जो है ये सारी स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे के पास हैं, और ये सारी स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे से दूर है कि नहीं है? तो जहां पर वो क्लोजली स्पेस्ड है, स्ट्रीमलाइंस व्हिच आर क्लोजली स्पेस्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रीमलाइंस व्हिच आर क्लोजली स्पेस्ड, जो पास में हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स फास्ट फ्लो ऑफ फ्लूइड। वो बताते हैं कि यहां से फ्लूइड फास्ट जा रहा होगा। सर ऐसे कैसे पता चला? भाई यहाँ की वेलोसिटी v1, यहाँ की वेलोसिटी v2 अलग अलग है।
यहाँ की वेलोसिटी v2 है, ये कम हो सकती है क्योंकि एरिया ज्यादा है। कैसे पता चला सर? तो अगला जो टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसमें समझाऊंगा मैं ये कैसे हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पर फिलहाल क्या समझ लेंगे, ये समझ लेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में से जितने भी पार्टिकल जा रहे हैं सबकी वेलोसिटी एक जैसी है, लेकिन ये वेलोसिटी इससे ज्यादा है। ये कौन बताता है? ये वाली प्रॉपर्टी बताती है कि स्ट्रीमलाइंस which are closely spaced represents fast flow of फ्लूइड का फास्ट फ्लो बताते हैं। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे स्ट्रीमलाइन के हम लोगों को समझ में आ गए। देखो टर्बुलेंट के बारे में भी बहुत डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, फिलहाल हम किसके बारे में बता रहे हैं? हम बता रहे हैं आपको स्ट्रीमलाइन के बारे में। पहला पॉइंट स्ट्रीमलाइन का क्या बोलता है? पहला पॉइंट ऑफ स्ट्रीमलाइन बोल रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन gives the direction of velocity of the liquid at that point। उस पॉइंट पे की जो है हम लोगों को वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाती है। दूसरा बता रहा है टू स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और तीसरा पॉइंट है स्ट्रीम लाइन्स व्हिच आर क्लोजली स्पेस्ड रिप्रेजेंट फास्ट फ्लो ऑफ फ्लूइड, वो फ्लूइड का फास्ट फ्लो बताता है। यानी कि जहां पे वो वाइडली सेपरेटेड होंगे, वो आप प्रॉपर्टी बना लो कि जहां पे वो वाइडली सेपरेटेड होंगे वहां पे वो क्या होगा? स्लो होगा। तो इस तरह से स्ट्रीमलाइन के बारे में हमने देखा। तो हम यहाँ पर आज जो स्टार्ट किया हुआ है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड वाला पार्ट, दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स। देखो फ्लूइड डायनामिक्स की बहुत सारी चीजें थोड़ी सी हार्ड वर्ड नहीं यूज करूंगा, लेकिन समझने के लिए थोड़ी सी हार्ड होती है। एक बार समझ में आ जाती है फिर उसके बाद कोई बर्नौलीज थ्योरम, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और बर्नौलीज थ्योरम समझने के पहले हम लोगों को स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो मतलब क्या होता है, ये सब बातें हमको समझना बहुत जरूरी है। आगे जाके हम लोग टॉर्सनलिस प्रिंसिपल भी देखेंगे, हम आगे जाके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी देखेंगे, उसके ऊपर के बेसिस पर कुछ अच्छे से क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है आप लोगों का रोज हमारे साथ बने रहना, रोज लेक्चर्स करना, ताकि अगर आप पिछला लेक्चर नहीं करोगे तो आगे का लेक्चर आपको समझ में नहीं आता। इसलिए रोज आप हमारे इस वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। बचाव एजुटेक की तरफ से मैं रवि भाटी सर आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूं। कल हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो एक पाइप में से कंटिन्यूअसली लिक्विड फ्लो होता है तो कहीं तो भी उसके ऊपर एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट अगला लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ साथ बर्नौलीज थ्योरम भी हम लोग सीखेंगे। तो ठीक है, देखते रहिए। बचाओ एजुटेक आपकी जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यूडी की केयर करता है। आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।